नमस्कार मित्रों, क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उपादान संदाय अधिनियम 1972 के बारे में। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने बताया था कि मैं वैसे छात्रों के लिए जिन्होंने पीटी क्रॉस कर लिया है उनके लिए एक छोटा सा ग्रुप बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। और उसमें करीब आज के समय में लगभग 30 से 40 छात्र जुड़ चुके हैं। अब उससे ज़्यादा छात्रों को जोड़ना और उनके आंसर को एनालाइज करना मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए मैं अब उसमें कोई नए छात्र को जोड़ने के लिए असमर्थ हूँ। इसके लिए सॉरी। बाकी जो लोग हैं मेरे वीडियो जो आते रहेंगे उनके थ्रू अपना हेल्प लें। आज का जो ये वीडियो है इसमें बेसिकली हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो ग्रेच्युटी एक्ट है, उपादान संदाय अधिनियम या उपादान भुगतान अधिनियम भी उसको कहते हैं, इसमें उपादान क्या होता है, इसके भुगतान के क्या तरीके हैं और उपादान का जो है कैलकुलेशन जो है, गणना जो है वो हम कैसे करते हैं। यह जो क्वेश्चन है उपादान संदाय अधिनियम या ये जो एक्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, इसलिए आप इसको अच्छे से इसको क्लियर करके रखिए। तो पहले उपादान को जानने से पहले हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो दो इंपॉर्टेंट निर्णय है जो इसी साल जनवरी और मार्च के महीने में आया है उस निर्णय को देख लेते हैं एक बार। जो पहला निर्णय आया था 8 जनवरी 2019 को, उसमें कहा गया था टीचर आर नॉट द एम्प्लॉय नॉट इंटाइटल्ड टू पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, सुप्रीम कोर्ट। यह निर्णय आया था आपको 8 जनवरी 2019 को। और उसके बाद दूसरा निर्णय आया था 7 मार्च 2019 को, फिर जिस निर्णय में कहा गया कि ब्रेकिंग न्यूज के तहत इसको पब्लिश किया गया और कहा गया कि टीचर्स आर इंटाइटल्ड टू ग्रेच्युटी, होल्ड सुप्रीम कोर्ट्स आफ्टर रिकॉलिंग इनॉर्मस जजमेंट, रीड जजमेंट। मतलब पहले 8 जनवरी 2019 को उन्होंने कहा कि टीचर एम्प्लॉय नहीं है, उनको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, और दूसरी बात फिर उन्होंने कहा कि नहीं, टीचर को ग्रेच्युटी मिलेगी। अब यहाँ पे सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों हुआ और किस कंफ्यूजन से हुआ और फिर किसको ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए बाय द एक्ट, ये सारी बातें यहाँ पे आती हैं। तो पहली बात कि टीचर्स ग्रेच्युटी एक्ट के तहत एम्प्लॉय नहीं थे जब वह ग्रेच्युटी एक्ट बना था 1972 में, लेकिन बाद के वर्षों में संशोधन किए गए और संशोधन के बाद टीचर को एम्प्लॉय के रूप में जोड़ा गया। पुराने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के इस बात को क्लियर नहीं होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में यह जजमेंट आया कि टीचर एम्प्लॉय नहीं है, उन्हें ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। लेकिन बाद में जब फिर उसे रिव्यू किया गया तो देखा गया कि नहीं, उनको ऑलरेडी जोड़ा जा चुका है एज ए एम्प्लॉय ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत। तो फिर उसके बाद समुचित सरकार द्वारा उनको माना जाता है एम्प्लॉय। तो उसके बाद फिर उन्होंने इस डिसीजन को फिर से चेंज किया, रिवर्ट किया, और फिर से उन्होंने कहा कि नहीं, टीचर्स जो है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के तहत एम्प्लॉय हैं और उनको पेमेंट ग्रेच्युटी मिलेगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट निर्णय इसी एक्ट से हैं और इसी साल आए हैं। दोनों कंट्राडिक्टरी हैं एक दूसरे के, लेकिन जो 7 मार्च 2019 का निर्णय है अंतिम रूप से अब वही आपको मान्य होगा। अगर हम बात करते हैं कि इस अधिनियम का विकास कैसे हुआ, तो पहले केरल और पश्चिम बंगाल दो स्टेट थे जिन्होंने उपादान संबंधी अधिनियम बनाए थे। बाद में 1971 में श्रम मंत्रियों का सम्मेलन हुआ और उसके बाद जो हमारा लेबर कॉन्फ्रेंस होता है, भारतीय श्रम सम्मेलन, यह भी। तो इन सब में यह महसूस किया गया कि वैसे कर्मी जो एक लंबी सर्विस देते हैं अपने एम्प्लॉयर को और रिटायरमेंट होने के बाद या मतलब काम से निकलने के बाद उनके पास कुछ होता नहीं है अपने आगे के जीवन जीने के लिए कुछ एक हैंडसम अमाउंट जिसके देख करके उनको संतुष्टि हो या उनको लगे कि वह सिक्योर है। क्योंकि आज के जो मॉनेटरी एज है, इकोनॉमिक एज है, यहाँ पैसा ही सबसे बड़ा महत्व रखता है आदमी के मानसिक संतुष्टि का। तो इन सब बातों को देखते हुए कि जब आदमी एक लंबा सर्विस दे, कोई भी एम्प्लॉयर के पास कोई भी एम्प्लॉय एक लंबी सर्विस दे, तो उसको कुछ ऐसा हैंडसम अमाउंट मिलना चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने के बाद, एक जो उसके आगे के जीवन के लिए यूजफुल हो। तो इसको देखते हुए फिर उन्होंने नया एक्ट बनाया, उपादान भुगतान अधिनियम 1972। 21 अगस्त 1972 को इसका गजट में प्रकाशन हुआ और यह अधिनियम जो है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट का 1972 का आया। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इस अधिनियम का जो उद्देश्य है, कारखानाओं, खानों, तेल क्षेत्रों, पत्तनों, रेलवे कंपनियों, दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को उपादान का भुगतान करना। यह बेसिकली जितना भी आप इस्टेब्लिशमेंट इसमें देखते हैं, कारखाना, खान, तेल क्षेत्र, पत्तन, रेलवे, ये सब
सेंट्रल गवर्नमेंट्स के इस्टेब्लिशमेंट है, और दुकान प्रतिष्ठान वगैरह सब ज्यादातर वो स्टेट से रिलेटेड है। तो इसमें समुचित सरकार की बात कही गई, जैसे कि अन्य अधिनियमों में कहा जाता है। तो समुचित सरकार का जहां जो एरिया होगा वहां पे समुचित सरकार इसको इंप्लीमेंट करती है, और बाकी जगह पर केंद्र सरकार इसको इंप्लीमेंट करती है। अब प्रश्न उठता है कि हम ग्रेच्युटी या उपादान किसको कहेंगे। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि उपादान भुगतान अधिनियम जो है वह कहीं उपादान को डिफाइंड ही नहीं करता है। इस अधिनियम में उपादान को परिभाषित नहीं किया गया। तब अब इसके लिए हम चल जाते हैं कि अब जब कहीं एक्ट में कोई चीज में कंफ्यूजन होता है तो कई बार उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केसेस होते हैं, और उसके बाद कुछ निर्णय होते हैं। तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय वगैरह होते हैं उनको उसका पार्ट माना जाता है उसी एक्ट का। यदि वो उसमें डिफाइंड नहीं है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको डिफाइंड किया तो वह माना जाएगा। तो फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको डिफाइंड किया, और डिफाइंड करते हुए कहा कि ग्रेच्युटी हैज कम सॉर्ट ऑफ रिटायरल बेनिफिट विच इज अवेलेबल टू एन एम्प्लॉय फॉर लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस सर्विसेज। एक रिटायरल बेनिफिट है, एक प्रकार का हितलाभ है, सेवानिवृत्ति हितलाभ जिसको कहते हैं, जो किसी भी इंप्लॉयज को लंबे और कंटिन्यूअस सर्विसेज के अगेंस्ट में मिलता है। यह जो डिसीजन आया था, या जो डेफिनेशन आया था, या एक्सप्लेनेशन आया था, वो रेंट ऑफ इंडिया वर्सेस देयर वर्कमैन के केसेस में आए थे। उसके बाद फिर एक समाजशास्त्री या श्रम विधान के जानकार के डी श्रीवास्तव साहब ने अपने पुस्तक में लिखा कि इट हैज कम टू मीन सम सॉर्ट ऑफ रिटायरल बेनिफिट विच इज अवेलेबल टू एन एम्प्लॉय फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस सर्विसेज। मतलब उनकी जो पुस्तक थी कमेंट्री ऑन पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, उसमें उन्होंने कहा कि मिनिमम पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस के बाद जो एम्प्लॉय को रिटायरल बेनिफिट मिलता है। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण निर्णय आया था इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी में। उसमें भी सरकार ने कहा कि भविष्य निधि या पेंशन की तरह उपादान जो है एक प्रकार का सेवानिवृत्ति हितलाभ है। आफ्टर रिटायर्ड जो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उनको उन्होंने ग्रेच्युटी माना है, उपादान माना है। तो इस पूरे बातों को अगर कंक्लूड करते हैं तो उपादान क्या है? रिटायरल बेनिफिट है, सेवानिवृत्ति हितलाभ है, जो किसी भी इंप्लॉय को, किसी भी कर्मचारी को कंटिन्यूअस सर्विस, लगातार जो सर्विस होता है, कंटिन्यूअस सर्विस आगे हम लोग एक्ट में डिफाइन करेंगे किसको कहते हैं, उसके बदले में दिया जाता है। अब अधिनियम की धारा 1 जो है वह क्या है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। जो हर किसी अधिनियम में आप देखते हैं, इसका जो नाम है वह उपादान संदाय अधिनियम 1972 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारतवर्ष के बगानों तथा पत्तनों संपूर्ण भारतवर्ष में है, लेकिन बगान और पत्तन के मामले में जम्मू कश्मीर में यह लागू नहीं होगा। यानी प्लांटेशन के केसेस में और सी पोर्ट के केसेस में जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में लागू है, और अन्य मामलों में जम्मू कश्मीर में भी यह लागू है। केवल यह 2 मामला, बगान और पत्तन, इस मामले में यह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है। इस अधिनियम के जो अंतर्गत उद्योग आते हैं वो आपको हो गए जैसे कारखाना, खान, तेल क्षेत्र, बगान, पत्तन, रेलवे कंपनी। राज्य के अंतर्गत वैसे प्रतिष्ठान या दुकान जिसमें या 10 या 10 से अधिक, जिसमें 10 या 10 से अधिक कर्मचारी पूर्ववर्ती 12 मास में किसी भी दिन नियोजित रहे हो। जिसमें 10, यहाँ पे ये, इसको आप याद रखिएगा, यहाँ पे ये 10 है, जिसमें 10 या 10 से अधिक कर्मचारी या व्यक्ति पूर्ववर्ती 12 मास में किसी भी दिन नियोजित रहे हों। इसके अलावा केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसमें 10 या 10 से अधिक व्यक्ति किसी भी दिन नियोजित रहे हों। जिस दुकान या प्रतिष्ठान में यह लागू हो चुका है, यहाँ भी सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 10 यहाँ भी छूट गया, यहाँ भी यही बात होगी, 10 या 10 से अधिक। दूसरी बात कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन में यह लागू हो गया, उसके बाद अगर कर्मचारी की संख्या 10 से कम भी हो जाए तो भी यह अधिनियम वहां पे प्रभावी रहेगा। ये बात आप स्पष्ट हो लीजिएगा कि अगर कर्मचारी की संख्या 10 से कम भी हो जाती है और अगर वह लागू हो चुका था वहां पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, तब भी यह अधिनियम वहां पर प्रभावी रहेगा। यह अधिनियम जो है अधिसूचना निर्गत की तिथि से पूरे भारतवर्ष में लागू है। क्लियर हो?
कि इस एक्ट का नाम उपादान संदाय अधिनियम या उपादान भुगतान अधिनियम भी इसको कहते हैं, 1972 है। और जहां 10 या 10 से अधिक कर्मी या कर्मचारी कार्यरत हैं वहां यह अधिनियम लागू होगा। केंद्र के मामले में केंद्र सरकार इसके लिए समुचित सरकार होगी, राज्य के मामले में राज्य सरकार इसकी समुचित सरकार होगी। अब अधिनियम की धारा 2 जो है वह परिभाषाओं के संबंध में है, जहां हमने बताया आपको समुचित सरकार को परिभाषित किया गया है। समुचित सरकार को इसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो समुचित सरकार के मामले में कहा गया कि केंद्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन स्थापना, वहां पे केंद्रीय सरकार हो जाएगी। एक से अधिक राज्यों में अगर शाखाओं वाला स्थापना है, जैसे कोई इस्टेब्लिशमेंट है जिसका कि 3, 4, 5 राज्य में ब्रांच है, तो उस मामले में भी इसका समुचित सरकार जो होगा वो केंद्र सरकार ही होगा। इसके बाद केंद्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन अगर कोई कारखाना है, फैक्ट्री है, तो वहां भी केंद्रीय सरकार ही होगी। और कोई सी पोर्ट है, खान है, तेल क्षेत्र है, रेलवे कंपनी है, वहां भी केंद्रीय सरकार होगी। यानी इन सारे जगहों पर जो समुचित सरकार है वो केंद्रीय सरकार ही इन चारों जगहों पर समुचित सरकार है। इसके अलावे जहां भी स्थापना है, जहां यह लागू है, वहां राज्य सरकार समुचित सरकार होगी। क्लियर है? नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशंस में कर्मचारी। वर्कर किसको कहेंगे? क्योंकि आपने देखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था कि टीचर्स आर नॉट एम्प्लॉय। आखिर उन्होंने इसी डेफिनेशन से इस पॉइंट को निकाला कि टीचर इस डेफिनेशन के अंतर्गत एम्प्लॉय में है या नहीं है। तो उन्होंने देखा कि इस डेफिनेशन के अंतर्गत टीचर एम्प्लॉय में नहीं है, इसलिए उन्होंने निर्णय दिया कि उनको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने बताया कि बाद में इसमें संशोधन किया गया था और संशोधन के बाद उसको जोड़ा गया था एम्प्लॉय में। तो इस चीज को फिर पुनः कोर्ट के संज्ञान में लाया गया, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिर उस फैसले को रिवर्ट किया। तो एम्प्लॉय का डिफिनेशन कहता है प्रशिक्षु को छोड़कर कोई ऐसा अन्य व्यक्ति जो मजदूरी के लिए किसी भी संस्थान, कारखाना, खान, तेल क्षेत्र, बगान, पत्तन, रेलवे कंपनी या दुकान के अंतर्गत कुशल या अकुशल हाथ संबंधी कार्य, पर्यवेक्षक, यांत्रिक या लिपिक के कार्य में नियोजित हो, उसे कर्मचारी कहा जाता है तथा वे इस कानून का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो प्रबंधकीय या प्रशासनिक कार्य में संलग्न हो या केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत किसी अन्य कानून के द्वारा उपादान प्राप्त करता हो, वह इसके अंतर्गत कर्मचारी नहीं कहे जाते। इसका क्या मतलब हुआ? पहली बात तो वह उसमें प्रशिक्षु को नहीं जोड़ा गया है। अप्रेंटिस होता है जैसे कि सीखने के दृष्टिकोण से अगर कोई काम करता है किसी जगह पे, तो उसके लिए एक एक्ट भी अलग से अप्रेंटिस एक्ट है। तो वो ट्रेनिंग के दौरान, तो उसको ऐसे में मजदूर नहीं, उसको कर्मचारी के रूप में नहीं माना गया, तो प्रशिक्षु को छोड़ दिया गया। उसके अलावा कहीं भी कारखाना में खान, तेल क्षेत्र, बगान, पत्तन, ये सब जो हम लोग पूर्व में देख चुके हैं जहां लागू है, कुशल या अकुशल किसी भी रूप में हो। हम जानते हैं कि जो वर्कर होते हैं स्किल्ड हो सकते हैं, कुशल हो सकते हैं, अनस्किल्ड हो सकते हैं, सेमी स्किल्ड हो सकते हैं, हाईली स्किल्ड हो सकते हैं, पर्यवेक्षक, यांत्रिक या लिपिक कार्य सुपरवाइजरी कैपेसिटी से हो सकते हैं या क्लर्कियल कैपेसिटी से हो सकते हैं, तो उन सबको कर्मचारी कहा गया है। लेकिन जो व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, मैनेजमेंट में होगा, उसको इसमें कर्मचारी नहीं माना गया है। मैनेजमेंट की कैपेसिटी में कहने का मतलब अगर वो किसी को कंट्रोल कर रहा है, गाइड कर रहा है, या उसको कोई रिपोर्ट करता है, रिपोर्टिंग ऑफिसर है, वो मैनेजमेंट का हिस्सा है, तो वह इसमें कर्मचारी के रूप में नहीं माना जाएगा। साथ ही केंद्र या राज्य सरकार में अगर कोई आदमी काम कर रहा है और उसको उसके तहत कोई वेतन मिल रहा है, जैसे आप सरकारी सेवा में होंगे, तो अभी सरकारी सेवा में 2 तरह के पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम। और उन पेंशन स्कीम के अंतर्गत ग्रेच्युटी का भी प्रावधान है। पहले न्यू पेंशन स्कीम में ग्रेच्युटी नहीं थी, बाद में सरकार ने उसको भी बढ़ाया, ग्रेच्युटी दिया है, बनाया गया है 20 लाख का। तो अगर कोई कर्मचारी केंद्र या राज्य के सेवा में कार्यरत है और अगर उसको ग्रेच्युटी मिलता है उस जगह, तो फिर वह इस एक्ट के तहत कवर्ड नहीं होगा या कर्मचारी नहीं माना जाएगा। जो नेक्स्ट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वह मजदूरी का है, क्योंकि मजदूरी इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट है कि पूरे के पूरे ग्रेच्युटी की जो गणना होगी, पूरे के पूरे उपादान की जो गणना होगी, वह मजदूरी के आधार पर होगी। तो इसलिए मजदूरी को डिफाइन करना क्लियर है कि मजदूरी क्या है, मजदूरी में किनको शामिल किया गया है। तो मजदूरी से तात्पर्य उस भुगतान से है जो किसी कर्मचारी को उसके कार्य के बदले नियोजक के द्वारा नकद के रूप में भुगतान किया जाता है, और इसके अंतर्गत महंगाई भत्ता को सम्मिलित किया जाता है। लेकिन मजदूरी के अंतर्गत अन्य चीजों जैसे बोनस, कोई छूट, मकान भाड़ा, अतिकाल मजदूरी आदि शामिल नहीं होता है। क्लियर है आपको कि जो उसको महंगाई भत्ता के साथ जोड़ करके मिलता है भुगतान,
वह मजदूरी होगा। लेकिन नकद के रूप में कैश एंड काइंड होते हैं। कई जगह आपने मजदूरी भुगतान अधिनियम जब हम देखेंगे तो जानेंगे कि वहां कैश एंड काइंड की बात होती है, तो काइंड को मजदूरी में इंक्लूड नहीं करता है। कोई बोनस मिल रहा है, कोई छूट मिला हुआ है, या कोई ओवर टाइम का पेमेंट मिला, कोई मकान भाड़ा मिलता है, तो ये सबको मजदूरी में काउंट नहीं किया जाता है। यानी बेसिक प्लस डीए, सॉरी, बेसिक प्लस डीए को मिला करके हम मजदूरी कंसीडर करते हैं। अब इसके अंतर्गत एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि चूंकि उपादान का जो भुगतान होना है वह तो कर्मचारी के रिटायरल बेनिफिट के लिए है, सेवानिवृत्ति के बाद होना है, या फिर 5 साल का कंटिन्यूअस सर्विस माना गया है एक्ट में, तो उसके बाद होना है। कई बार हो सकता है कर्मचारी रिटायर्ड ना करे, उसके पहले ही उसका डेथ हो जाए, तो उस केस में उसके जो आश्रित होंगे उनको यह उपादान का भुगतान मिलेगा। तो आश्रित को जो उपादान का भुगतान मिलेगा, तो उसमें कुटुंब को परिभाषित किया गया है मूल अधिनियम में कि कौन उसके कुटुंब में आएंगे। तो इसमें कहा गया है कि पुरुष कर्मचारी की दशा में वह स्वयं, चाहे उसकी पत्नी या उसकी विवाहित या अविवाहित संतानें, ये सब उसके आश्रित या कुटुंब में आते हैं। उसके आश्रित माता पिता, ये भी उनके कुटुंब में आते हैं, तथा उसके पूर्व मृत पुत्र यदि कोई रहा हो कि विधवा और संतानें, अगर कोई उसका बेटा था और उसका कोई डेट हो गया, उसकी जो विधवा बच गई, तो वो इसमें कुटुंब के परिभाषा में है। तो क्लियर हो गए, वो स्वयं होगा, उसकी पत्नी हो गई, विवाहित या अविवाहित संतान हो गए, उसके अपने माता पिता हो गए, या अगर कोई उसका बेटा था जिसकी विधवा वगैरह बची है, संतान बची है, तो वो आश्रित के रूप में आएंगे। महिला कर्मचारी के दशा में फिर वही बात, वह स्वयं हो गई, उसका पति हो गया, उसके विवाहित और अविवाहित संतान हो गए, उस आश्रित के माता पिता, यानी उस पुरुष के, उसके पति के आश्रित माता पिता, महिला के भी और उसके पति के भी, पूर्व मृत पुत्र अगर कोई रहा हो तो उसकी विधवा या संतानें। मतलब बहुत वाइड स्कोप दिया गया है इसमें आश्रित को डिफाइन करने में, और लंबे रेंज में आश्रित को बनाया गया है, ताकि कोई आदमी चूंकि ऐसे असंगठित या संगठित क्षेत्र के ऐसे कामगारों के लिए यह पूरा का पूरा एक्ट है कि वह बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं है सोसाइटी में, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने उसका रेंज को काफ़ी बड़ा बनाया है एक्ट के थ्रू, कि मैक्सिमम लोग इसका लाभ ले सके, कोई भी हो तो वह ले सके। परंतु यदि कोई महिला कर्मचारी नियंत्रक प्राधिकारी को लिखित सूचना द्वारा अपने पति को अपने कुटुंब से अपवर्जित करने की वांछा अभिव्यक्ति करती है, तो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए पति और उसके आश्रित माता पिता ऐसे महिला कर्मचारी के कुटुंब में सम्मिलित नहीं समझे जाएंगे जब तक कि उक्त सूचना महिला कर्मचारी द्वारा तत्पश्चात वापस न ले ली जाए। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेफिनेशन या एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन किया गया कि महिला कर्मचारी अगर चाहती है कि उसका पति उसका आश्रित में नहीं रहे, तो उसका पति प्लस उस पति पर जो उसके माता पिता आश्रित हैं, उनको इस अधिनियम के तहत कुटुंब के परिभाषा में, आश्रित के परिभाषा में नहीं माना जाएगा। अब अधिनियम की जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वह दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एक है सेवानिवृत्ति या सेवा मुक्ति किसको कहेंगे, दूसरा है अधिवर्षिता या वार्धक्य निवृत्ति किसको कहेंगे। तो वार्धक्य निवृत्ति जो होता है आपको और सेवानिवृत्ति होता है, उसमें दोनों में अंतर है। सेवानिवृत्ति को तो डिफाइन किया गया कि अधिवर्षिता या वार्धक्य निवृत्ति को छोड़कर कर्मचारी की सेवा अन्य रूप में समाप्त होती है, जैसे 5 साल के बाद वो खुद छोड़ दें, या 5 साल 7 साल 10 साल की नौकरी के बाद वो खुद ले ले रिटायर या छोड़ दे काम को, या फिर किसी बीमारी के कारण अशक्त हो जाए या छोड़ दे, या किसी ऐसे कारण से जो कि वह काम करने में सक्षम नहीं है और छोड़ दे, तो यह सेवानिवृत्ति हो गई। लेकिन वार्धक्य निवृत्ति हो गई कि सर्टेन कंडीशंस के तहत कर्मचारी द्वारा किसी संविदा या सेवा की शर्तों में ऐसे नियत उम्र प्राप्त करना, ऐसा फिक्स्ड एज प्राप्त करना जिन पर पहुंचने पर कर्मचारी अपना नियोजन जो है रिक्त कर देगा। जैसे हम लोग के केस में अगर सरकारी सेवा की बात करें तो 60 साल हम लोगों के लिए वह नियत उम्र तय किया गया। 60 साल होने के बाद हम अपना नियोजन क्या करते हैं, रिक्त कर देते हैं। तो यह हमारे लिए वार्धक्य निवृत्ति हो गई, सर्टेन एज के बाद हम अपना नियोजन रिक्त कर देते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थे इस एक्ट के सारे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है जिसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि वह काफी कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है, तो उसको हम लोग क्लियर हो लें। वह है निरंतर सेवा का,
तो निरंतर सेवा के संबंध में जो इस अधिनियम में कहा गया है कि वैसा अविच्छिन्न सेवा जिसमें वह सेवा शामिल है जो बीमारी, दुर्घटना, छुट्टी, कामबंदी, हड़ताल, तालाबंदी, कार्य विरोध आदि भी सम्मिलित है, जो कर्मचारी की त्रुटि के कारण न हो, यानी कंटिन्यूअस सर्विस, उसमें कहीं टूट नहीं होना चाहिए। और इसमें कंटिन्यूअस सर्विस में कौन कौन सा चीज काउंट होगा? तो बीमारी, दुर्घटना के कारण छुट्टी लिया हो या सामान्य छुट्टी जैसे उपार्जित अवकाश लेते हैं, आकस्मिक अवकाश लेते हैं, चिकित्सीय अवकाश लेते हैं, तो वह सारी छुट्टियां। कामबंदी, अगर किसी कारण से प्रतिष्ठान में काम नहीं हुआ, कामबंदी हुई, हड़ताल हुआ वर्कर्स का, या नियोजक ने तालाबंदी किया, या कार्य विरोध के कारण काम नहीं हुआ, तो ये सारे काउंट होंगे, ये सारे दिन को भी काउंट किया जाएगा उसके कंटिन्यूअस सर्विस में। केवल कर्मचारी अगर अपनी गलती से वो लगातार अनऑथराइज्ड एब्सेंट है बिना कारण से या कोई और कारण से, तो उसकी गलती से अगर कोई त्रुटि से उसका सेवा में त्रुटि हुआ हो तो उसको ही खाली माना जाएगा कि वह सेवा में कंटिन्यूअस नहीं रहा। अन्यथा ये सारी बातें भी उसमें इंक्लूड होंगी, दुर्घटना की छुट्टी हो, चाहे ऐसे भी छुट्टी लिया हो, बीमारी के कारण वो अवकाश पे रहा हो, ये सारी बातें। निरंतर सेवा के संबंध में दो बातें हैं कि 1 वर्ष के लिए और 6 माह के लिए देखा जाता है। अगर 1 वर्ष के लिए देखते हैं तो अगर कोई अंडरग्राउंड माइंस है, भूमिगत खान है, तो अगर उसने भूमिगत खान में पिछले 1 वर्ष में 190 दिन काम किया तो वह साल उसका कंटिन्यूअस गिना जाएगा। और खान के अलावे, अंडरग्राउंड माइंस के अलावे अन्य जगहों पर अगर उसने 240 दिन काम किया तो वह उसका कंटिन्यूअस सर्विस माना जाएगा। 6 माह के संबंध में भूमिगत खान में 95 डेज और अन्य जगहों पर वह है 120 दिन। तो जस्ट उसका आधा है कि अगर कोई 6 महीना का वर्क है तो उस केसेस में 6 माह के लिए देखा जाएगा कि 6 माह उसका पूरा हुआ कि नहीं कंटिन्यूअस सर्विस, तो उस केसेस में इसको देखा जाएगा 95 डेज और 120 डेज के सेंस में। मौसमी कारखाना है, जैसे कि बहुत सारे कारखाने हैं, जैसे बिहार में चीनी उद्योग चलता है, तो यह मौसमी कारखाना है। तो मौसमी कारखानों में कुल कार्य दिवस का अगर उसने 75% काम किया है तो उसको वह कंटिन्यूअस सर्विस में काउंट किया जाता है। तो कंटिन्यूअस सर्विस आप क्लियर हो लीजिए कि निरंतर सेवा होनी चाहिए, साल में इन जनरल खान को छोड़कर के 240 दिन की सेवा कम से कम होनी चाहिए। मौसमी कारखाना है तो कुल कार्य दिवस अगर मान लीजिए उसमें कुल 100 दिन काम हुआ है मौसमी कार्य, मौसमी समय में जिस मौसम में जिस चीज का काम हो सकता है, जैसे चीनी उद्योग की मैंने बात की, तो 75 दिन उसने कम से कम उस मौसम में काम किया हो तो उसको काउंट किया जाएगा कंटिन्यूअस सर्विस। अब नियंत्रक पदाधिकारी धारा 3 का कहता है कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन होगी। कंट्रोलिंग अथॉरिटी कहने का मतलब इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो एक्ट ने प्रोविजन किया कि समुचित सरकार उसकी नियुक्ति करेगी कंट्रोलिंग अथॉरिटी की, नियंत्रक पदाधिकारी की। वह इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा। विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के लिए, जैसे खान के लिए अलग, फैक्ट्री के लिए अलग, पत्तन के लिए अलग, इस तरह करके भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी की नियुक्ति विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के लिए की जा सकती है। अगर हम अपने राज्य के बारे में कहें तो बिहार राज्य में उपश्रमायुक्त जो होते हैं वह नियंत्रक पदाधिकारी हैं, कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैं, और उपश्रमायुक्त जो है वो ही सारे अधिनियम को इंप्लीमेंट करते हैं। उनके यहाँ ही कंप्लेन या फिर क्लेम दायर किया जाता है, उसकी सुनवाई होती है और पेमेंट होता है, या जो आगे की बातें होती है। अगर पेमेंट नहीं होगा तो बकाये भू राजस्व की तरह वसूली के सर्टिफिकेट वगैरह सारा काम होता है। अधिनियम की धारा 4 काफी बड़ा है, या इसमें 2-3 पार्ट है। यह उपादान भुगतान के संबंध में क्लियर करता है कि उपादान भुगतान का क्या शर्त है। तो इस संबंध में हमने पहले भी आपको बताया कि जो सबसे बड़ी शर्त है कि कर्मचारी कम से कम 5 वर्ष की निरंतर सेवा के पश्चात, तो कर्मचारी का जो 5 वर्ष का निरंतर सेवा है, निरंतर सेवा को सेक्शन 2A में डिफाइन किया। मूल एक्ट जो था उसमें निरंतर सेवा को नहीं डिफाइंड किया गया था, कंटिन्यूअस सर्विस को। बाद में अधिनियम में सेक्शन 2A में निरंतर सेवा को डिफाइंड किया गया, जो हमने पूर्व में देखा कि खानों के मामले में 1 वर्ष में 190 दिन और अन्य मामलों में 240 दिन। तो निरंतर सेवा अगर 5 साल का उसका कंप्लीट है तो उसको वह उपादान का भुगतान मिलेगा। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया था कि अगर वह 4 वर्ष और 240 दिन भी काम करता है तो उसको 5 वर्ष के बराबर माना जाता है, क्योंकि 1 वर्ष की निरंतर सेवा 240 दिन ही काउंट होती है। वो आगे हम लोग देखेंगे। तो हमको अभी याद रखना है कि कम से कम 5 वर्ष की निरंतर सेवा धारा 2A के तहत होनी चाहिए।
किन किन स्थितियों में उसको देय होगा या उपादान? तो पहली बात है कि उसकी अधिवर्षिता पर, मतलब हमने बताया कि आपको थोड़ी देर पहले डेफिनेशन सेक्शन में बताया था कि दो बातें हैं, सेवानिवृत्ति और अधिवर्षिता। यानी अगर वो रिटायरल बेनिफिट एज के हिसाब से हो गया, जिस एज पे उसको पहुंचना चाहिए था, तो उसके वार्धक्य निवृत्ति या अधिवर्षिता उसको कहते हैं। तो उसके अधिवर्षिता पर हम उसको रिटायरल बेनिफिट देंगे। या उसकी सेवानिवृत्ति हो किसी अन्य कारणों से, पद त्याग कर ले, तो उस कंडीशन में भी उसको उपादान का भुगतान होगा। लेकिन कोई भी बात हो, कंडीशन यही है, मिनिमम 5 साल का कंटिन्यूअस सर्विस। उससे कम होने पे मात्र कुछ मामले हैं जहां दिया जा सकता है। किसी दुर्घटना अथवा रोग के कारण अगर वह व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या वह निशक्त हो जाए काम करने से, तो वहां पर भी उपादान उसको मिलेगा। लेकिन जहां कर्मचारी के नियोजन की समाप्ति मृत्यु अथवा अशक्तता के कारण हुई हो, वहां 5 वर्षों की निरंतर सेवा पूरा करने का शर्त लागू नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम सेवानिवृत्ति अगर उसका किसी एक्सीडेंटल डेथ या निशक्तता के कारण हुई हो, तो फिर वहां कंटिन्यूअस सर्विस की बात 5 ईयर वाली लागू नहीं होगी। अब वो 2 साल 3 साल जितने भी दिन रहा होगा, उसको पूरे सर्विस का उपादान मिलेगा, उतने सर्विस का उपादान उसको मिलेगा। कर्मचारी की मृत्यु के बाद उपादान उसके मनोनीत व्यक्ति या उसके वारिस को मिलता है, जिसके बारे में हमने पहले ही डिफाइन किया कि अगर पुरुष है तो उसके इसमें उसकी पत्नी, उसके आश्रित माता पिता, उसके विवाहित और अविवाहित संतान, या उसका कोई मृत पुत्र है तो उसकी विधवा संतानें, ये सब वारिस में आते हैं। तो इसको मनोनीत किया जाता है। उसको पहले जो वर्कर है, कर्मचारी है, वो अपने एम्प्लॉयर को लिख के देता है कि उसके कौन कौन मनोनीत वारिस हैं जिनको उनकी ग्रेच्युटी उनके मरने के बाद दी जा सकती है। यदि मनोनीत व्यक्ति या वारिस नाबालिग हो, तो उपादान की जो राशि होती है वो नियंत्रक पदाधिकारी के पास जमा की जाएगी। नियंत्रक पदाधिकारी इस राशि को नाबालिग के लाभ के लिए वित्त बैंक या वित्तीय संस्था में तब तक जमा रखेगा जब तक बालक नहीं हो जाता है। बात क्लियर हो गया यहाँ कि अगर आपने जिसको वारिस के रूप में चुना हुआ 18 वर्ष से कम का है, नाबालिग है, तो उसकी जो राशि हो जाएगी वो कहाँ जमा हो जाएगी? नियंत्रक पदाधिकारी के पास, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास। और कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है उस राशि को तब तक किसी इंस्टीट्यूशन में जमा करके रखेंगे, बैंक में या किसी वित्तीय संस्था में, जब तक कि वो आदमी बालिग नहीं हो जाए। बालिग हो जाएगा फिर उसके बाद उसको उस राशि को उसको वापस कर दिया जाएगा, उसको दे दिया जाएगा। उसके बाद है उपादान का जो है दर क्या हो। धारा 4(2) के उसको डिफाइन करता है कि उपादान का दर क्या होना चाहिए। तो इसको क्लियरली समझ लीजिए, यहीं से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। उपादान के दर के संबंध में कहा गया है कि, ये गलती से लिखा हुआ होगा, उपादान के दर के संबंध में कहा गया कि प्रत्येक वर्ष की सेवा या 6 माह से अधिक सेवा अगर होती है तो दर क्या होगी, अगर मात्रानुपाती दर से कार्यरत कर्मचारी है तो क्या दर होगी, और मौसमी प्रतिष्ठान में नियोजित कर्मचारी है तो क्या दर होगी। अब प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए अंतिम माह में ली गई मासिक मजदूरी के आधार पर होता है। यानी उसको ऐसे समझिए, आगे में फिर उसको एक स्लाइड मैंने अलग से दिया है कैलकुलेशन का, कि लास्ट मंथ में वो जितना भुगतान लेता है उसमें 15 दिन का भुगतान कितना हुआ और कितने साल उसने काम किया। अगर 6 माह से अधिक काम है तो उसको पूरा साल काउंट किया जाता है और उसके वर्ष से उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। एक दिन का वेतन निकालने के लिए 30 से भागा नहीं देते हैं मजदूरी को। जितनी भी मजदूरी होगी उसको 26 से भागा देंगे, वह एक दिन का हो गया, और उस हिसाब से 15 दिन की मजदूरी, और उस हिसाब से जितने वर्ष होंगे। तो प्रत्येक कंप्लीट कंटिन्यूअस सर्विस के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन की मजदूरी दी जाएगी। अब 15 दिन का जो मजदूरी होगा वो उसके अंतिम वेतन के आधार पर कैलकुलेट होगा, ना कि पहले से जो हर साल मिलते रहा इस तरह से कैलकुलेट नहीं होता है। जो लास्ट महीना में उसको वेतन मिल रहा है वही आधार बनेगा उसके 15 दिन के वेतन का कैलकुलेशन। अगर मात्रानुपाती काम से काम कर रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें कि क्वांटिटी पे है, जैसे 1000 ईंटें बनाने पे या 1000 बीड़ी बनाने पे, उसको कुछ इस तरह से, तो उसको अगर कंटिन्यूअस सर्विस है तो उसके केस में क्या करना है, प्रत्येक वर्ष की सेवा की समाप्ति के ठीक 3 महीने पहले की अवधि का जो औसत मजदूरी होगा उस औसत मजदूरी के आधार पर उसको निकाला जाएगा, और उस औसत मजदूरी को फिर 26 दिन से प्रत्येक महीने के लिए भागा दे करके और फिर 1 डे का मजदूरी माना जाएगा, और उस हिसाब से फिर 15 दिन की मजदूरी निकाली जाएगी। तो इसको फिर जैसे कि मान लीजिए कोई कर्मचारी है जो मात्रानुपाती दर से काम कर रहा है, तो उसका किसी महीने का मान लीजिए बना
6,000 रुपया, किसी महीने का मान लीजिए बनता है उसका 5,000 रुपया, और किसी महीने का बनता है उसका 4,000 रुपया। तो 6 + 5 + 4 यानी 11,000, 15,000 रुपये उसके हो गया। तो औसत हो गया उसका 5,000 रुपया एक महीने का। आप 5,000 को 26 से भागा देंगे, वो हो गया एक दिन का। और उस 26 से फिर 5,000 को 26 से भागा देने के बाद, 5,000 को 26 से भागा देने के बाद जो एक दिन का उसका आएगा, उस एक दिन के लिए उसको फिर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 15 से मल्टीप्लाई करके फिर उसको 15 दिन का वेतन मानेंगे, और उस हिसाब से जितना मल्टीप्लाई होगा ईयर, उस ईयर से फिर उसको हम लोग पेमेंट करेंगे ग्रेच्युटी का। लास्ट है कि मौसमी अगर प्रतिष्ठान में कर्मचारी नियोजित हो तो उस केस में कर्मचारी के पूरे वर्ष नियोजित नहीं रहने पर प्रत्येक मौसम में 7 दिन के दर से उपादान का गणना होगा। यानी मान लीजिए एक हो सकता है कि एक साल में एक ही मौसम में काम होता हो या 2 मौसम में काम होता हो, तो हर साल के लिए 7 दिन, एक मौसम के लिए 7 दिन, तो पर मौसम सीजन के लिए 7 दिन के हिसाब से जितने सीजन वो काम करता है उतने सीजन के लिए उसको ग्रेच्युटी मिल जाएगा। अगर वो 10 सीजन काम करता है तो 70 दिन की ग्रेच्युटी मिलेगी, 20 सीजन काम करता है तो 140 दिन की ग्रेच्युटी उसको मिलेगी। तो उसके एक दिन का जितना वेतन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 140 दिन से, और फिर वो जो अमाउंट निकलेगा वह उसका ग्रेच्युटी का अमाउंट होगा। तो आप इसको क्लियर हो चुके हैं। 3 बातें हैं कि अगर कंटिन्यूअस सर्विस है उसका, पहला कभी भी ग्रेच्युटी मिलेगा कंटिन्यूअस सर्विस पे। तो कंटिन्यूअस सर्विस है तो प्रत्येक वर्ष की सेवा या 6 माह से अधिक हो तो उसको 1 साल काउंट कर लेते हैं के लिए उसको लास्ट महीने में जो वेज ड्रॉ करेगा उसके 15 दिन का वेज इंटू जितना साल सेवा किया है, 5 से अधिक या 5। अगर मात्रानुपाती काम में है, पीस रेटेड वर्क में है, तो पीस रेटेड वर्क में उसके लास्ट 3 महीने में उसने जो किया है ड्रॉ, उसका एवरेज निकाल के फिर पर डे निकाल के और फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। और अगर सीजनल में है तो पर सीजन 7 डेज उसको काउंट करते हैं। अब उपादान के दर को और क्लियर हम लोग समझते हैं कि सामान्य मामलों में अंतिम माह के 15 दिनों की मजदूरी गुने कुल कार्यवर्ष। मासिक मजदूरी के मामले में प्रतिवर्ष के सेवा के आधार पर मासिक मजदूरी बटे 26, तो वो हो गया एक दिन का मजदूरी गुने कितना दिन उसने काम किया, उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। दैनिक मजदूरी के मामले में भी वही बात होगी, विगत 3 माह में जो प्राप्त मजदूरी होगी बट्टे वास्तविक कार्य दिवस गुने दिनों की संख्या, तो उसके आधार पर यह निकल जाएगा आपको। और सीजनल में प्रत्येक 7 दिन के लिए आपका प्रत्येक सीजन के लिए 7 दिन माना जाएगा। उस तरह जितने सीजन होंगे उसके आधार पर यह काउंट होगा। अब ग्रेच्युटी के संबंध में जो 2018 का लेटेस्ट अमेंडमेंट है, 29 मार्च 2018 से इसको लागू किया गया है, वह आप प्रेस ब्यूरो पीआईबी के वेबसाइट से देख सकते हैं। इसमें है कि वर्तमान में इस कानून के तहत ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा जो थी 10 लाख रुपए थी। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारी के मामले में इस सीमा को बढ़ाकर कर दिया गया था 20 लाख। तो इसी को देखते हुए सरकार ने निजी क्षेत्र में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, जहां ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू है, तो वहां भी उन्होंने इस सीमा को क्या कर दिया, बढ़ा करके 20 लाख कर दिया। और निरंतर सेवा में जैसे महिला कर्मियों के लिए, महिला कर्मियों का जो छुट्टी होता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत, तो पहले 12 सप्ताह था, अब उसको बढ़ा करके भी 26 सप्ताह कर दिया। यानी महिला कर्मचारी अगर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंतर्गत 26 सप्ताह की छुट्टी लेती है तो वो 26 सप्ताह भी उसकी निरंतर सेवा में ही काउंट होता है या काउंट किया जाएगा। तो ये आपका इस अधिनियम का सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट है कि ग्रेच्युटी का लिमिट बढ़ करके 10 लाख से 20 लाख हो गया। तो अब किसी का भी उपादान जो कैलकुलेट होगा उसके पूरे कंटिन्यूअस सर्विस के लिए, तो अधिकतम 20 लाख तक हो सकता है, 20 लाख से ज्यादा नहीं किया जा सकता। यहां एक टर्म है उपादान की जब्ती या कटौती। कुछ ऐसे मामले हैं जहां कर्मचारी का उपादान जब्त किया जा सकता है नियोजक के द्वारा, या आंशिक रूप से भी जब्त किया जा सकता है। तो इस मामलों में बेसिकली यह बातें तब होती है जब नियोजक को लगता है कि कर्मचारी जानबूझ करके कोई ऐसा काम करता है जिससे उसके संपत्ति की हानि होती है, क्षति होती है, तो इन सारे मामलों में यह बातें लागू होती है। तो जब किसी कर्मचारी की सेवा किसी ऐसे कृत्य जानबूझकर किए गए उपेक्षा के चलते समाप्त की गई हो जिससे नियोजक के संपत्ति की क्षति, हानि या बर्बादी हुई हो, तो उसका उपादान उस अनुपात में जब्त कर लिया जाएगा जिस अनुपात में संपत्ति का नुकसान हुआ है। तो सीधी सी बात है कि उसका सेवा समाप्ति का भी वो रीजन रहा होगा उसका वो कृत्य,
मान लीजिए वह कर्मचारी और भी कर्मचारियों को भड़का करके कोई हिंसक कार्रवाई करता है मालिक के कारखाने में, या जहां जो इस्टेब्लिशमेंट है तोड़फोड़ करता है, और उससे मालिक को क्षति होती है और यह सिद्ध हो जाता है कि इस कर्मचारी के कारण ऐसा हुआ, तो उतने अमाउंट्स के उपादान को वह जब्त कर सकता है, या अगर वह पूरा का पूरा उपादान उस अमाउंट में आ जाए तो पूरा का पूरा जब्त कर सकता है। तो इस कंडीशन को क्लियर किया गया कि किन किन स्थितियों में उपादान को पूर्णतः या अंशतः जब्त किया जा सकता है। अगर कर्मचारी की सेवाएं उसके बलवात्मक या विशृंखल आचरण या उसके किसी हिंसात्मक कृत्य के कारण समाप्त की गई है, अगर वह कोई इस तरह का क्राइम करता है हिंसात्मक गतिविधि में संलिप्त होने के कारण और उससे कर्मचारी उससे नियोजक को नुकसान पहुंचता है। दूसरा है मोरल टर्पिड, अगर कर्मचारी की सेवा उसकी नैतिक अधमता के कारण, मोरली अगर वह ऐसा काम करता है जो सही नहीं है नैतिक रूप से, तो उस कारण से अगर उसकी सेवा समाप्त होती है तो उस कंडीशन में उसका अंशदान को पूर्णतः या अंशतः जब्त किया जा सकता है। लेकिन ये नियोजक जब्त भी कर ले तो ऐसा नहीं कि कर्मचारी कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास नहीं जा सकता है। प्रैक्टिकली फिर वह कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जाता है, अपनी बातों को रखता है, फिर सुनवाई होती है, देखा जाता है कि क्या जब्ती सही है नहीं है या किस हद तक होनी चाहिए, ये सारी बातें। अब इस अधिनियम में बाद में एक सेक्शन जोड़ा गया, सेक्शन 4A, अनिवार्य बीमा, जो पहले से नहीं था। एक्चुअली सरकार को ऐसा लगता था कि चूंकि ग्रेच्युटी देना है तो ग्रेच्युटी एक तरह से लाइबिलिटी होती है नियोजक की। अब रिटायरल महीने महीने वेतन दे रहा है, लेकिन लास्ट में अचानक से उसे 5 लाख, 10 लाख, 6 लाख किसी को देना होगा, और एक महीने अगर मान लीजिए 20 आदमी रिटायर कर रहे हैं तो करोड़ों करोड़ रुपए हो सकता है उसे देने होंगे। तो अचानक से ये लाइबिलिटी अगर आ जाएगी नियोजक पर तो नियोजक हो सकता है देने में असक्षम हो जाए। तो सरकार ने उसका कॉन्सेप्ट निकाला कि आपको क्या कराना है कि ग्रेच्युटी के लिए ही बीमा कराना है, ग्रेच्युटी के लिए, उपादान के लिए, तो उसको अनिवार्य बीमा का कॉन्सेप्ट दिया गया। तो कहा गया कि केंद्र राज्य सरकार के अधीन आने वाले स्थापनाओं को छोड़कर अन्य स्थापनाओं के नियोजक को उपादान देने के दायित्व के लिए LIC जो है, भारतीय जीवन बीमा निगम, या किसी अन्य बीमाकर्ता से बीमा कराना अनिवार्य है। लेकिन 500 या अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले ऐसे स्थापनाओं को समुचित सरकार छूट दे सकती है जहां उपादान निधि पहले ही स्थापित हो चुकी है। अब यहाँ दो बातें हैं, एक तो आपको किसी भी LIC या कोई भी बीमाकर्ता से आपको बीमा करा लेना है, पर मंथ उसमें कुछ कुछ जमा करना है ताकि एक लमसम अमाउंट उसका जमा हो जाए जो ग्रेच्युटी देते समय लेबर के लिए आपको हेल्प करे। या दूसरी बात है कि अगर आपने पहले से एक ग्रेच्युटी फंड डेवलप कर लिया है, उपादान फंड डेवलप कर लिया है, जिसमें कि आप हर महीना अपना कुछ पैसा जमा कर रहे हैं और उस या एक अकाउंट है या कुछ इस तरह का, और उसके बाद उस अकाउंट से निकाल के आप देंगे, तो कहने का मतलब कि अचानक से आपका जब लायबिलिटी आएगी आप नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप या तो कुछ इस तरह का फंड, तो 500 या अधिक कर्मचारियों के लिए अगर कोई ऐसा स्थापना है जहां पहले से फंड डेवलप हो चुका है तो उसको अनिवार्य बीमा में जाने की जरूरत नहीं है, उसको बीमा कराने की जरूरत नहीं है। साथ ही यह भी कंडीशन है कि अगर कोई बीमा करा भी ले और उसका प्रीमियम वगैरह नहीं जमा करता है उपादान निधि में, तो फिर उसके लिए उसको पेनल्टी प्रोविजन भी दिया गया है, जो हम लोग आगे पेनल्टी प्रोविजन में देखेंगे। तो कहा गया है कि यदि कोई नियोजक बीमा कंपनी को प्रीमियम या स्वीकृत उपादान निधि में अंशदान नहीं देता है तो अधिनियम के अंतर्गत उपादान की राशि को नियंत्रक प्राधिकारी के पास अविलंब जमा करवाना होगा। यानी अगर सपोज कीजिए कोई कर्मचारी है जो ऐसे कंपनी में है जहां अनिवार्य बीमा है, जो LIC से या किसी भी बीमा कंपनी से, और उपादान में वो जो अंशदान उसे मासिक या त्रैमासिक जिस रूप से उसने निर्धारित किया दे रहा है, तब तो उसको उपादान की राशि कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जमा करना नहीं होगा। लेकिन अगर किसी अन्य जगहों पर जहां यह अनिवार्य बीमा नहीं है, वैसे मामलों में जब क्लेम फाइल करता है नियोजक कर्मचारी, तो नियोजक को उसका उपादान का राशि कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जमा करना होगा। अब राशि का जब निर्धारण हो जाएगा उसके बाद कंट्रोलिंग अथॉरिटी उस राशि को उस एम्प्लॉय को दे देते हैं। हालांकि बिहार के मामले में यह अनिवार्य बीमा कॉन्सेप्ट बहुत इफेक्टिव नहीं है। यहाँ एक सेक्शन है छूट देने की शक्ति, बहुत जगह होता है, बहुत सारे अधिनियमों में आपने देखा होगा कि समुचित सरकार को पावर होता है कि जिन स्थापनाओं में उपादान की उपलब्ध सुविधा इस अधिनियम के प्रावधानों से बेहतर है तो उस स्थापनाओं में सरकार छूट दे सकती है। उसके बाद कहा गया है ग्रेच्युटी एक्ट के तहत कि उपादान भुगतान के लिए आपको वारिस चुनना है। तो अधिनियम की धारा 6 जो है वो उपादान के लिए नॉमिनेशन की बात करता है, मनोनयन की। तो कर्मचारी को जिसने की 1 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो वो अपना वारिस को मनोनीत कर सकता है उपादान के लिए, लिख करके लिखित रूप में नियोजक को देगा।
मनोनयन के लिए वह परिवार के सदस्यों के बीच ही मनोनयन कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसका कोई बाहर का आदमी हो, कोई दूर का रिलेटिव हो, उसका वह आश्रित के रूप में या वारिस के रूप में मनोनयन कर ले। परिवार के सदस्य नहीं रहने पर अन्य व्यक्ति का या व्यक्तियों का मनोनयन किया जा सकता है। नियोजक को इस मनोनयन की सूचना देनी होगी उसको। और कर्मचारी को अगर भविष्य में लगता है कि वह जिसको वारिस बनाया उसको बदल दे और किसी दूसरे को बनाए, तो वह मनोनयन को बदल सकता है। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अब अधिनियम की धारा 7 जो है वह बताती है उपादान की राशि का निर्धारण कैसे होगा। तो दो बातें हैं, या तो कर्मचारी स्वयं रिटायर्ड होगा तो खुद अप्लाई करेगा, अगर किसी कारण से कर्मचारी की मृत्यु हो गई तो उसके जो मनोनीत व्यक्ति हैं, वारिस हैं, वो अप्लाई करेंगे। तो कर्मचारी या उसके अधिकृत व्यक्ति द्वारा नियोजक को विहित प्रपत्र में निर्धारित समय के अंदर आवेदन देना होता है। अब कर्मचारी जब अप्लाई करता है फॉर्मेट में प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसका रूल्स में, तो उसके बाद नियोजक को 30 डेज के अंदर भुगतान करना है। तो नियोजक राशि का भुगतान जो है उपादान देने की तिथि से 30 दिनों के अंदर करेगा, और समय सीमा के भीतर अगर भुगतान नहीं करेगा नियोजक तो उसको सूद की राशि भी देनी होगी। तो यहां पर यह सूद की राशि 9% के आसपास है, एक्ट में प्रोविजन किया हुआ है। जहां भुगतान में विलंब कर्मचारी की गलती से हुआ है वहां नियोजक द्वारा सूद दे नहीं होगा। यदि भुगतान की राशि में कोई विवाद हो तो नियोजक अपने द्वारा निर्धारित राशि को नियंत्रक प्राधिकार के पास जमा करेगा। यानी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जैसे मैंने बताया था बिहार के मामले में डिप्टी लेबर कमिश्नर होते हैं, उनके पास वो राशि को जमा कर देगा। अगर उसमें कोई डिस्प्यूट है, मान लीजिए नियोजक को लगता है कि नहीं इसकी उपादान की राशि 1 लाख रुपए है, कर्मचारी को लगता है नहीं मेरी उपादान की राशि 1,50,000 रुपये है, तो ठीक है, विवाद है तो पहले राशि को वो जमा करेगा। उसके बाद विवाद का जब सुलझाव हो जाएगा तो उसके बाद जो राशि निकलेगी वह राशि नियोजक कर्मचारी को देगा। और अगर मान लीजिए कि विवाद वाले मामले में यदि नियंत्रक प्राधिकारी के निर्णय से कोई पक्ष विक्षुब्ध हो जाए तो संचित सरकार या उसके द्वारा निर्दिष्ट अपीली प्राधिकार के समक्ष अपील कर सकता है कि नहीं भाई, उनका जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जो डीएलसी है, उनका निर्णय हमको मान्य नहीं है। तो ठीक है, जहां अपील कर सकते हैं अपीलीय प्राधिकार के पास, वहां आप जाके अपील कीजिए। तो बिहार के मामले में जो होते हैं लेबर कमिश्नर, श्रमायुक्त जो हैं वह अपीलीय प्राधिकार होते हैं। तो वह नियंत्रक प्राधिकार का जो निर्णय है उसके खिलाफ नियोजक या श्रमिक कोई भी जा सकता है अपीलीय प्राधिकार के पास। अधिनियम की धारा 7 में ही 7A के अंतर्गत निरीक्षक को इंक्लूड किया गया है। निश्चित रूप से कहीं भी निरीक्षक घोषित होते हैं संचित सरकार द्वारा ही घोषित किए जाते हैं। अधिकतम उनको शक्ति होती है कि वो किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में जा सकते हैं, जांच सकते हैं, नियोजक को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य कर सकते हैं, रजिस्टर दस्तावेज आदि के लिए स्थापना में प्रवेश कर सकते हैं, नियोजक या कर्मचारी को परीक्षण कर सकते हैं कि हाँ इसको क्या मिलता है नहीं मिलता है, इसके बारे में उनसे पूछ सकते हैं। बिहार में जो है वह सहायक श्रमायुक्त असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जो होते हैं बिहार में, उनको इस एक्ट के अंतर्गत निरीक्षक घोषित किया गया है। उपादान की धारा 8 जो है उपादान भुगतान अधिनियम 1972 की धारा 8 जो है वो उपादान की वसूली से संबंधित है कि अगर कोई नियोजक निर्धारित समय के भीतर उपादान का भुगतान नहीं करता है तो विक्षुब्ध व्यक्ति के आवेदन पर नियंत्रक पदाधिकारी जो है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है, वो समाहर्ता के पास चक्रवृद्धि ब्याज के साथ राजस्व के बकाये की तरह वसूल करने के लिए सर्टिफिकेट निर्गत करेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पे लगता है कि अगर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने डिसीजन दे दिया कि 1,50,000 रुपये इस एम्प्लॉय को उपादान का भुगतान नियोजक करे और वह प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट में अगर उसका भुगतान नहीं करेगा तो सर्टिफिकेट केस होता है, उसके तहत कार्रवाई की जाती है। सर्टिफिकेट केस में वारंट वगैरह इशू होते हैं, अगर वह नहीं देता है तो कुर्की जब्ती होती है, वो एक अलग प्रक्रिया है, उसमें हमको नहीं जाना है। यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चूंकि सर्टिफिकेट अफसर हेड होते हैं वही, तो उनके स्तर से हालांकि काम इसके लिए जिलों में जो डिप्टी कलेक्टर रैंक का ऑफिसर होते हैं उनको सर्टिफिकेट अफसर के लिए बनाया जाता है, तो उनके स्तर से सर्टिफिकेट इशू होता है, फिर वो जो एम्प्लॉय होता है उसको देना होता है, या फिर नहीं तो उसके आगे की जो प्रक्रिया होती है वो होती है। यानी उपादान का वसूली जो है वो बकाये भू राजस्व की तरह की जाती है। अधिनियम की धारा 9 जो है वो दंड तथा अपराधों के संज्ञान के संबंध में। दंड के मामले में कहा गया है कि उपादान भुगतान का बचने से प्रयास करने पर, किसी को इसके लिए प्रेरित करने पर 6 माह तक का कारावास या 10,000 तक का
जुर्माना या दोनों हो सकता है। नहीं देने का टेंडेंसी या किसी को भी उसका ये कि हाँ मत दो भाई या नहीं देना है। तो इस तरह से मामले में 6 माह तक का कारावास या 10,000 तक का जुर्माना हो सकता है। अधिनियम के अंतर्गत किसी भी उपबंध का उल्लंघन करने पर आपको न्यूनतम 10,000 रुपया से अधिकतम 20,000 रुपया का जुर्माना, 1 वर्ष तक का कारावास या फिर दोनों हो सकता है। किसी भी उपबंध का उल्लंघन अगर आप करते हैं कोई भी सेक्शन का, अधिनियम के अंतर्गत देय उपादान का भुगतान नहीं करने पर नियोजक को 6 माह से 2 वर्ष तक का न्यायालय द्वारा निर्धारित तरीके से दंडित किया जा सकता है। जो मैंने बताया सेक्शन 8 में कि आपको उपादान नहीं देंगे तो सर्टिफिकेट केस दायर होगा। उसके अलावा आपको यह सेक्शन 9 के तहत इसमें भी प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो सकता है, केस हो सकती है, और नियोजक को 6 माह से 2 वर्ष तक के लिए न्यायालय अपने तरीके से दंडित कर सकता है। मतलब कुछ फाइन ले करके भी दंडित कर सकता है, कुछ इम्प्रिजमेंट भी दे करके, जैसे भी न्यायालय चाहे। इसके अलावा हमने सेक्शन 4A में पढ़ा था अनिवार्य बीमा। तो जहां धारा 4A के तहत अनिवार्य बीमा की व्यवस्था है वहां अंशदान देने में विफल रहने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा नियोजक को, और दोहराने पर प्रत्येक दिन 1,000 रुपये का जुर्माना लगता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है दंड प्रावधान से संबंधित है इस उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के। उसके बाद जो सेक्शन 10 है कि नियोजक को कुछ मामलों में छूट दी गई है। छूट दी गई है उस मामले में, ये कई अधिनियमों में यह बात आती है कि अगर नियोजक यह साबित कर दे कि वो उसके गलती से नहीं हुआ या कुछ भी, या नियोजक ने किसी मैनेजर को रखा है उसने उस काम को नहीं किया, नियोजक को पता नहीं था, तो अगर नियोजक यह साबित करता है कि अधिनियम के उपबंधों को लागू करने में उसने तत्परता दिखाई है तथा अपराध किसी अन्य व्यक्ति ने उसके सहमति के बिना किया, तो नियोजक दंडित होने के दायित्व से बच जाता है तथा वास्तविक दोषी व्यक्ति को दंड दिया जाता है। अपराधों का जो संज्ञान है तो कोर्ट खुद संज्ञान नहीं ले सकती है, समुचित सरकार द्वारा उसके अधीन जो प्राधिकार है उनके शिकायत पर ही जो है कोर्ट या न्यायालय अपराध का संज्ञान लेगी। इसके अलावा चूंकि कंट्रोलिंग अथॉरिटी को इसमें काफी पावर दिया गया है, तो ऐसा ना हो कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी के निर्णय के विरुद्ध कोई चला जाए और कार्रवाई हो या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केसेस हो जाए, तो इस अधिनियम ने उसको प्रोटेक्ट किया कि सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। तो इस अधिनियम के या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के संबंध में सद्भाव से किसी भी किए गए कार्य के लिए नियंत्रक प्राधिकारी के विरुद्ध मुकदमा या विधिक कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती है। मतलब उसका इंटेंशन बैड नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रूफ ना हो कि उसका इंटेंशन खराब था। अगर उसका इंटेंशन गुड है तो वह उसके लिए उसके ऊपर कोई भी विधिक कार्रवाई नहीं होगी। उपादान का संरक्षण अधिनियम की धारा 13 कहता है कि इस अधिनियम के अधीन देय उपादान किसी भी दीवानी राजस्व या फौजदारी अदालत के आदेश के अनुपालन में कुर्की नहीं की जा सकती। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए किसी आदमी के ऊपर कोई केस था और अदालत ने कहा कि इसको 50,000 रुपया जमा करना है और उसको उसी समय उपादान मिला या मिलने वाला है या मिला, और अदालत कह दें इसका ये उपादान जब्त कर लीजिए, तो ये नहीं हो सकता है। प्रोटेक्टेड है ये उसके लिए, क्योंकि यह हितलाभ है, इसको कर्मचारी को मिलना ही है। नेक्स्ट जो सेक्शन है कि अधिनियम का अध्यारोही प्रवाह है, ओवरराइडिंग इफेक्ट है। मान लीजिए इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंध अगर किसी दूसरे अधिनियम या उसके अंतर्गत लिखित या संविदा के उपबंधों से असंगत हो, मैच नहीं करता हो, तो इसी अधिनियम के उपबंध लागू रहेंगे। कहने का मतलब किसी भी अदर एक्ट या रूल या कोई भी आपसी एग्रीमेंट ऐसा हो जो इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वहां पर इस अधिनियम की बातें लागू रहेंगी। उसके बाद है सेक्शन 15 की नियम बनाने की शक्ति, जो हम जानते हैं कि समुचित सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है इस अधिनियम के तहत। तो यह अधिनियम जो है सो 15 धारा इसमें कुल था, और इस 15 धाराओं का जो जिस्ट था हमारा वो उसको हमने देखा। काफी छोटा अधिनियम है और काफी क्लियर अधिनियम है, बहुत इसमें कंफ्यूजन नहीं है। आपको कंटिन्यूअस सर्विस को समझ के रखना है और उपादान निकालने का, गणना करने का तरीका समझ के रखना है। इसके अलावा हम थोड़ा सा और समझते हैं उपादान के बारे में। जो उपादान की मात्रा होती है वो कर्मचारी के कुल कार्यकाल और उसके तनख्वाह की मात्रा पर निर्भर करता है कि कितने दिन उसने कार्य किया, कितने वर्ष, और वर्ष में फिर मिनिमम क्वालिटी भी है कि मिनिमम 5 साल का होना चाहिए, और क्या उसका पेमेंट मिल रहा था। इन दोनों बातों के आधार पर ही कैलकुलेशन होगा उपादान क्या है।
तो उपादान के तहत कर्मचारी को नौकरी के हर साल के लिए 15 दिन की सैलरी के बराबर रकम प्रदान की जाती है और पिछले सभी वर्षों की सैलरी हाल में मिल रही सैलरी के बराबर मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि पहले मान लीजिए उसको 5,000 रुपया मिलता था और रिटायरमेंट के टाइम या नौकरी छोड़ने के पहले उसको 20,000 मिलता था, तो 5,000 का कैलकुलेशन और फिर 6,000 और फिर 7,000, ऐसा नहीं, लास्ट कैलकुलेशन के आधार पर मिलेगा। यदि आपने मान लीजिए 5 साल में नौकरी छोड़ी, तो 5 साल के बाद नौकरी छोड़ी है तो आपको अंतिम समय की सैलरी के हिसाब से 15/5 = 15 दिन के लिए 1 साल के हिसाब से 75 दिनों के बराबर सैलरी के बराबर आपको ग्रेच्युटी का पैसा मिलेगा। और अगर आपने 7 साल के बाद छोड़ा है तो 105 दिनों के बराबर, अगर आपने 10 साल के बाद छोड़ा है तो 150 दिनों के बराबर। क्लियर है यहाँ पे कि हर साल के लिए 15 दिनों के बराबर। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वेतन का गणना होगा वो एक दिन की वेतन की गणना में माना गया है कि आपको महीने भर का वेतन 26 दिन के काम के बदले मिलता है, बाकी के 4 से 5 दिन अवकाश के होते हैं। तो यानी एक दिन का वेतन पता करने के लिए महीने भर में जितना वेतन मिला है उसको 30 के बजाय 26 से भागा दिया जाता है और 26 से भाग दे करके फिर जो निकलता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसको एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। मान लेते हैं कि किसी कर्मचारी का वेतन 26,000 रुपया, तो इस हिसाब से प्रतिदिन उसका सैलरी हुआ 866 रुपया। लेकिन महीने भर में कुल 26 कार्य दिवस हम काउंट करते हैं, तो इस हिसाब से उसका एक दिन का सैलरी 866,000 रुपया नहीं मानेंगे, बल्कि कितना मानेंगे, 1,000 रुपीज। और ऐसे में एक दिन का वेतन जब इसका हो जाएगा क्या, 1,000 रुपया, तो फिर 15 दिन का वेतन कितना हो जाएगा इसका, 1,000 × 15 15,000 रुपये। अब यानी 1 साल के नौकरी के लिए उसको 15,000 रुपये मिलेंगे। तो अगर उसने 5 साल नौकरी की होगी तो उसको कितना मिलेगा, 15 × 5 यानी 75,000 रुपये उसको ग्रेच्युटी मिलेगा। क्लियर है आपका यह कॉन्सेप्ट यहाँ पर? यानी हर 15 दिन के लिए 1 साल का ग्रेच्युटी 15 दिन का वेतन के बराबर माना जाएगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आया हुआ था, जिस जजमेंट में यह कहा गया कि उपादान का भुगतान 4 वर्ष 240 दिन के लगातार सेवा के बाद, चूंकि कंटिन्यूअस सर्विस माना गया 5 साल का और 240 दिन की अगर सेवा हो जाती है तो कंटिन्यूअस सर्विस में वो काउंट हो जाता है। 1 साल के लिए कंटिन्यूअस सर्विस 240 दिन की सर्विस को माना गया है। तो इसीलिए अगर कोई लगातार 4 वर्ष 240 दिन काम करता है तो उस मामले में उसको कंटिन्यूअस सर्विस माना गया, जो इस जजमेंट में कहा गया है। यह जजमेंट जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत यह मामला सुरेंद्र कुमार वर्मा वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के मामले में आया था, जिसमें कहा गया कि एम्प्लॉय हैज द सर्विस ऑफ 240 डेज इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट शुड हैव कंप्लीटेड 1 होल ईयर सर्विस, यानी 5 कंप्लीट नहीं होना चाहिए, 4 वर्ष 240 दिन 250 दिन और कंटिन्यूअस हुआ लास्ट दिन में, तो फिर वो उसको उपादान का भुगतान किया जा सकता है। तो इस एक्ट को हमने देखा, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट को काफी डिस्क्राइब किया मैंने, इसको क्लियरली करने का प्रयास किया है। पता नहीं है तो आप ही बताएंगे कितना सफल हुआ। और समय का अभाव है इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन प्रयास करूंगा कि आपके सिलेबस के जो और भी टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आने वाले हैं उनके बारे में मैं जल्दी से जल्दी वीडियो डालूं। आपको अगर यह अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और औरों तक इसको पहुंचाने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।